नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और सबसे बड़ा दांव इस वक्त खेला जा रहा है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव नहीं होगा और आज नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को एक ब्लैंक चेक दे दिया है। अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा राहुल, ममता, अखिलेश और दक्षिण के स्टालिन इस ब्लैंक चेक को एक्सेप्ट करते हैं या ठुकरा देते हैं, जनता को सही बताते हैं या भ्रम फैलाते हैं। सरकार इस वक्त तक भी कॉन्फिडेंट है कि कल वो लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास करा लेगी और उसकी वजह है कुछ आंकड़े जो आज अमित शाह ने खुल करके देश के सामने रख दिए हैं। सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया कि उत्तर की सीटें बढ़ रही हैं, दक्षिण की सीटें घट रही हैं। तो सबसे पहले आपको दक्षिण के सीटों का सही आंकड़ा बताते हैं। कर्नाटक में इस वक्त 28 सीटें हैं। 28 सीटें बढ़कर के 42 सीटें हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में इस वक्त 25 सीटें हैं, ये बढ़कर 38 हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं जो बढ़कर के 26 हो जाएंगी। तमिलनाडु से इस वक्त 39 सांसद चुनकर आते हैं, अब बढ़कर के 59 सांसद चुनकर के आएंगे। और केरल, जहां से प्रियंका गांधी आती हैं, वहां से 20 सांसद इस वक्त चुनकर आते हैं। वो केरल अब 30 सांसद चुनकर भेजेगा। कुल मिलाकर दक्षिण के 5 राज्यों से 129 सांसद लोकसभा में हैं, जो बढ़कर 195 सांसद हो जाएंगे। मतलब दक्षिण का कोई नुकसान नहीं हो रहा, इनफैक्ट नफा हो रहा है। बाकी बचा हिसाब इस रिपोर्ट में समझिए। नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव 2026 में लड़ रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं? 26 में मोदी की 29 वाली सबसे बड़ी तैयारी राहुल पर, अखिलेश पर, ममता पर, हर विरोधी पर कैसे पड़ी भारी? 2029 का चुनाव मोदी आज ही जीते, विपक्षी पार्टियां आज ही कैसे हारी? लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। मोदी ने क्यों कहा विपक्ष को लंबे समय तक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? मोदी ने क्यों कहा अगर विपक्ष ने विरोध किया तो मुझे राजनीतिक लाभ होगा? नरेंद्र मोदी ने किस चीज की क्रेडिट का ब्लैंक चेक विपक्ष को दिया? क्या नरेंद्र मोदी ने 2026 में ही 2029 का रिजल्ट अपने लिए सील कर लिया? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा का पूरा विपक्ष हिल गया है। राहुल को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अखिलेश को लग रहा है कि अब हम चुनाव कैसे जीतेंगे। दीदी को लग रहा है कि अब बंगाल हाथ से गया। जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार 2026 है, असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है। आप कह रहे हो कि काम आपका शुरू हो गया है। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज ही हर्ष का दिन है। भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। आज ही उल्लास का दिन है। तो जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती है? ये क्या तरीका है? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? अब अपने राजनीतिक रोटियों को मत सेकें। विपक्षी खेमे में भूकंप आ गया है और भूकंप लाने का काम, शॉक वेव लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये काम 2 लेवल पर हुआ है। नंबर 1 महिला आरक्षण विधेयक और नंबर 2 डीलिमिटेशन बिल। 33% महिला आरक्षण यानी देश की आधी आबादी खुश और लोकसभा के सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 तक ले जाने की तैयारी। ऐसी है 2029 के लिए मोदी की प्लानिंग। मोदी ने जो दांव खेला है उसकी टाइमिंग नोट करने वाली है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से ठीक पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाला बिल और संसद की सीटों का डीलिमिटेशन, इन दोनों को साथ लाकर सरकार अब वोटर्स के मन को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और आधी आबादी की नजरों में पूरे के पूरे विपक्ष को भी एक्सपोज कर रही है। और ये कैसे हो रहा है, इसे एक एक करके समझते हैं। शुरुआत महिला आरक्षण बिल से करते हैं। पहली बार साल 1996 में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, लेकिन बहस, हंगामे और लोकसभा भंग होने के कारण तब ये बिल पास नहीं हो सका। 1998 में आरजेडी के एक सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने तत्कालीन कानून मंत्री एम थुम्बीदुरई से बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दी थी। कुछ नेताओं ने राजनीति के तहत महिला आरक्षण को लोकल बॉडी पंचायत तक ही सीमित रखा। मेजॉरिटी और पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद पहले की सरकारों ने यह रिफॉर्म नहीं किया। 2010 में राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल पास किया, लेकिन अगले 4 साल तक उसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया। इसके बाद साल 2023 में मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई। उसे लोकसभा से पास भी करा लिया गया। विपक्ष ने कोई शोर शराबा नहीं किया। 2023 में विपक्ष सार्वजनिक तौर पर कहता सुनाई दिया कि बिना सेंसस के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया जाए, इसमें देरी ना की जाए। और इसका एक कारण यह था कि 2024 के लोकसभा का चुनाव होने वाला था। विपक्षी पार्टियां बिल का विरोध करके पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जो पार्टियां 2023 में कह रही थी कि बिना सेंसस के महिला आरक्षण बिल को लागू करो, वही पार्टियां अब कह रही हैं कि मोदी को इतनी जल्दबाजी किस चीज की है। और विपक्ष के फेंके इस फुल टॉस पर नरेंद्र मोदी ने छक्का मार दिया है। इंडी अलायंस को चिता दिया है। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने की योजना बना रही है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों के पहले महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। और इसके साथ ही साथ सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का भी प्रस्ताव रखा है। विपक्ष कह रहा है कि 2023 का बिल पहले से ही परिसीमन और जनगणना के बाद लागू होना था। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करके तुरंत लागू करो, वो भी मौजूदा 543 सीटों पर ही। इसके अलावा ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा के अंदर कोटा देने की मांग भी उठ गई है। यानी पूरा पेंच इस बात को लेकर फंसा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ क्यों ले जा रही है। इस पॉइंट का हवाला देकर अब हर कोई अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। कोई इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है, कोई इसमें मुस्लिम वोट बैंक ढूंढ रहा है। हर विपक्षी पार्टी अपने अपने सियासी नफा नुकसान को देखकर ही महिला आरक्षण बिल पर आगे बढ़ रही है, अपनी दलील दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे।
समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वे राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वे राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया? वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है? और इतनी जल्दबाजी क्यों? महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जिन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। আর এখন বলছে বিল আনছে কি একসাথে মহিলাদের কত অসম্মান দেখুন। 33% রিজার্ভেশন উইমেন মহিলাদের আমরা মন প্রাণ দিয়ে সমর্থন করেছি। আমি এর জন্য আমি নিজেও পার্লামেন্টে অনেক লড়াই করেছি, আমাদের দলও লড়াই করছে। 33% রিজার্ভেশন করার বিল তো অনেক দিন ধরে পড়ে আছে, তা তুমি তার সাথে ডিলিমিটেশন কেন করছো? তার কারণ বাংলাকে তুমি ভাগ করার চেষ্টা করছো, সারা দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছো, কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করার চেষ্টা করছো। তাই দুটো মহিলা আর ডিলিমিটেশন একসাথে হতে পারে না। মহিলা বিল আলাদা বিল, डिलिमिटेशन बिल आलादा बिल। विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन के साथ लेकर क्यों आ रही है, इसकी एक वजह यह है कि केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। अगर परिसीमन के साथ महिला आरक्षण विधेयक को नहीं जोड़ा जाता तो जनगणना और परिसीमन में देरी की वजह से महिला आरक्षण 2034 या उसके बाद ही लागू हो पाता। लेकिन अब मोदी ने घड़ी को उलट दिया है। बिना नए सेंसस का इंतजार किए डीलिमिटेशन के साथ इसे तेजी से लागू करने का प्लान बना लिया है। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक की राह में भी अड़ंगा डालने का काम कर रहा है। मोदी के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने एक झटके में देश की आधी आबादी के सामने पूरे के पूरे विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है। अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरह के विषय उठाते हैं, जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे तब भी व्यापक रूप से बात यह थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। हर एक ने कैसे चालाकी की, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। अजय देखिए, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो।
किसी को नहीं रहे, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। मोदी महिला आरक्षण विधेयक का क्रेडिट नहीं ले रहे, उल्टे विपक्ष को क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन मोदी के विरोधी क्रेडिट में भी डीमेरिट ढूंढ रहे हैं। वो बात दूसरी है कि जो विपक्ष आज मोदी की बातों को डिस्क्रेडिट कर रहा है, उसी विपक्ष के मुखिया राहुल गांधी कुछ घंटों पहले महिला आरक्षण का क्रेडिट खुद ले रहे थे और मोदी को कोस रहे थे। 2018 में मैंने प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी। इसमें साफ लिखा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। यहां मैंने कहा है कि 2019 में महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। अब जरा विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे दो सवालों का भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि मोदी को इतनी जल्दबाजी किस बात की है। इसका जवाब यह है कि महिला आरक्षण बिल आज से नहीं 30 साल से लटका पड़ा है। सेंसस को आनन फानन में नहीं कराया जा सकता, उसमें स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी जरूरी है। जनगणना में जल्दबाजी से डेटा की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मोदी सरकार इसीलिए 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को साथ साथ लेकर आई है। 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है, उसके मुताबिक 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मगर अब इस पर भी बवाल शुरू हो गया है। खासकर दक्षिण के राज्यों ने हंगामा बरपा दिया है। दक्षिण में मोदी के सियासी विरोधी ये फैला रहे हैं कि डीलिमिटेशन हुआ तो साउथ इंडिया के राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। खुद मोदी ने साफ साफ कहा है कि सीटों की जो संख्या बढ़ेगी वो 50% के अनुपात में होगा, यानी नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया के राज्यों को ज्यादा फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर यूपी में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भी 80 सीटें हैं, लेकिन 50% के हिसाब से उसकी सीटें 120 ही रहेंगी। बिहार में भी अभी की 40 सीटें जनसंख्या के हिसाब से बढ़कर 72 हो जाती हैं, लेकिन वो 60 ही रहेंगी। जबकि साउथ के राज्य तमिलनाडु की बात करें तो वहां अभी 39 सीटें हैं, जो जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती तो सिर्फ 50 होती, लेकिन 50% के हिसाब से उनकी सीटें 59 होंगी, यानी 9 सीट ज्यादा। केरलम का भी यही हिसाब है, अभी 20 सीटें हैं, जनसंख्या के हिसाब से 23 होती, लेकिन 50% बढ़ोतरी के हिसाब से उनकी सीटें 30 होंगी, यानी सीधे 10 सीटें ज्यादा। सरकार कह रही है कि सबको फायदा होने वाला है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
मोदी ने खुद पहले इसकी गारंटी दे दी, उसके बाद अमित शाह ने भी विपक्ष का फैक्ट चेक कर दिया। निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं, मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि ये किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात सुनिए ना, बिल में कहा है
और कहां से ड्रॉ कर कर मैं आंकड़े निकालता हूं, मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। महिलाओं का आरक्षण और डीलिमिटेशन तुरंत चुनाव नहीं बदलेंगे, लेकिन 2029 और उसके बाद की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अभी संसद का स्पेशल सत्र चल रहा है। क्या बिल पास होगा? क्या 2/3 बहुमत बनेगा? ये तो कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि बीजेपी ने महिलाओं के बीच अपना पॉइंट भी बना लिया है और विपक्ष को भी पूरी तरह फंसा दिया है। हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान ने चापलूसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आसिम मुनीर पहले तेहरान गया, अब तेहरान से वॉशिंगटन जा रहा है। ना इस वक्त तक ना अमेरिका झुक रहा है और ना ईरान झुक रहा है। मुनीर इसमें अपना फायदा देख रहा है। अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा है कि जो भी जहाज हॉर्मूज पार करने की कोशिश करेगा उसे उड़ा दिया जाएगा। तेहरान ने पलटवार करते हुए कहा है अगर नाकेबंदी नहीं हटी तो अमेरिका के जंगी बेड़ों को फारस की खाड़ी में डुबो देंगे। ट्रंप के वॉर मिनिस्टर ने डील नहीं मानने पर दोबारा ईरान पर हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तेहरान ने भी ड्रोन का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा दिया है। मुनीर डील करा देगा या ईरान को धोखा देगा? आसिम मुनीर साहब जो है के ऊपर उनका नाम फौज ने खुद द डिसीवर रखा, धोखा देने वाला, दज्जाल। मतलब कि अब ये शैतान के चेलों का भी ये उस्ताद है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप को खुश करने के चक्कर में मुनीर क्या पाकिस्तान को फंसा देगा? मसला आपके लिए ये है कि बड़ी मुश्किल हालात में है आप। अच्छा। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, ट्रिकी, बहुत मुश्किल हालात में है आप। तो लेट अस एक्सेप्ट दैट। जैसे जैसे मीर जाफर आलमी ताकतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंप्रोमाइजेस करेगा, उनके लिए काम करेगा, पाकिस्तान के हालात पहले से ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। क्या मुनीर के झांसे में ईरान फंसेगा? इस्लामाबाद में डील करेगा? कि जब भी इस तरह की कोई हाई प्रोफाइल मूवमेंट शुरू होती हैं तो उससे पहले 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद के लॉकडाउन शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक ऐसी कोई भी हमें नजर नहीं आई और शायद जुमेरात को कोई उम्मीद है कि किसी नतीजे पे वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद शायद फिर कुछ लोग जो है वो यहाँ पे आना शुरू करेंगे। ट्रंप का इसलिए कई बेदस क्यास है 12 मई को, तो वो एक ही महीने के अंदर रीजन में 2 दफा आना जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल के भी खिलाफ चली जाती है बात। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप का आना तो शायद बेदस क्यास होगा, लेकिन अलबत्ता कुछ और बड़े जो है उनके वो शायद यहाँ पर आ जाएं। मुनीर अब किसे उठाने वाला है? पाकिस्तान में किसके बुरे दिन आने वाले हैं? मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1-2 बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। Right now, Pakistan is led by General Asim Munir. He is the de facto leader of Pakistan, and actually the decision making right now is with Army Chief, the Field Marshal or CDF. तेहरान में मुनीर 24 घंटे में कभी गरम कभी नरम दिखा। ट्रंप के मिडिलमैन के तौर पर तेहरान गए फील्ड मार्शल मुनीर ने 24 घंटे में ईरानी नेताओं के साथ 2 दौर की बातचीत की। मुनीर ने पहले दिन ट्रंप की विश लिस्ट ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को सौंपी। मुनीर ने दूसरे दिन विवादित मुद्दों पर ईरान का पक्ष जाना। मुनीर ने तेहरान का दौरा खत्म करने से पहले ईरान के नेगोशिएशन टीम के लीडर और संसद के स्पीकर गालिबाफ से अलग मुलाकात की। मुनीर अब वॉशिंगटन की उड़ान भरेगा, ईरान का पक्ष ट्रंप को बताएगा।
अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है। मुनीर उससे पहले ही दूसरे दौर की बातचीत के लिए ट्रंप को राजी करना चाहता है। मुनीर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच अगले दौर की बातचीत भी इस्लामाबाद में हो, ताकि वो खुद को अच्छा मिडिलमैन साबित कर सके। Pakistan is basically acting as an agent of both United States and Saudi Arabia, और पाकिस्तान ईरान से अमेरिका की डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो उनको जंग में नहीं मिल सके वो पाकिस्तान अमेरिका से हासिल करके यानी ईरान से हासिल करके अमेरिका को देने की कोशिश कर रहा है। बिहाइंड दी स्माइल्स एंड गर्म जोशी एंड ऑल दोट इरानियंस को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिकन्स के टूल के तौर पे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान में मेडिएशन करवा रहा है, और हम उसमें एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। हम ईरान को बचा रहे हैं और ईरान को भी जाके डेफिनेटली तौर पे ये अमेरिका के बिहाफ पे जो कह रहे हैं कि अमेरिका का मैसेज लेके जा रहे हैं, तो ये उनको यही मैसेज उनके कान में बार बार कह रहे हैं कि आप तबाह हो जाएंगे, हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर अब वॉशिंगटन जाकर ट्रंप को क्या बताएगा? ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर राजी नहीं है। संवर्धित यूरेनियम देने पर ईरान ने मुनीर को नो बोल दिया है। ईरान पहले की तरह हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। ईरान प्रॉक्सी संगठनों हिजबुल्लाह, हमास, हूती को अपना सपोर्ट कम कर सकता है। तेहरान में मुनीर का तिकड़म बहुत ज्यादा नहीं चल पाया है। मुनीर के तमाम भरोसा दिलाने के बावजूद ईरान ने दो टूक कह दिया, ट्रंप की शर्तों पर युद्ध बंद नहीं होगा। अमेरिका अगर ईरान की शर्तें मान लेता है तभी युद्ध बंद होगा। ये बात IRGC के चीफ अहमद वादी ने कही है। ईरान में इस समय असली ताकत IRGC के ही पास है। अगर अमेरिका ने शर्त नहीं मानी तो IRGC भरपूर पलटवार के लिए तैयार है। ईरान का पलटवार कैसा होगा यह भी ईरान ने बता दिया है। वो ट्रंप के तमाम जंगी बेड़ों को समंदर में डुबो देगा, मिसाइलों से तबाह कर देगा। ये बात सुप्रीम लीडर मुस्तफा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कही है। ट्रंप और मुनीर के लिए टेंशन वाली बात यह है कि ईरान की लीडरशिप, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और नेगोशिएशन टीम के हेड गालिबाफ, जहां अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं, वहीं ईरान की मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें IRGC के चीफ अहमद वाहिदी और अन्य सैन्य सलाहकार शामिल हैं, वो ट्रंप की शर्तों पर कोई डील मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। मुनीर के तेहरान से उड़ने से पहले ही ईरान की मिलिट्री ने जो कहा है वो बड़े संकट की तरफ इशारा है। ईरान ट्रंप को बिना हराए युद्ध से जाने नहीं देना चाहता। ईरान ने चेतावनी दी है, अगर हॉर्मूज की नाकेबंदी जारी रही तो ईरान लाल सागर, ओमान सागर और फारस की खाड़ी में व्यापार ठप कर देगा। किसी के जहाज को नहीं निकलने देगा। हॉर्मूज में नाका डालने वाले हजारों अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने बंधक बनाने की धमकी भी दी है। ईरान हर एक बंधक सैनिक के बदले $1 अरब की मांग कर सकता है। मतलब ईरान तभी मानेगा जब उसे युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई तक हॉर्मुज में टोल वसूलने की छूट मिलेगी, या फिर युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा। मुनीर ईरान अमेरिका के बीच सैंडविच बन गया है। मुनीर सोच रहा है ट्रंप को झांसे में लेकर अमेरिका और सऊदी देशों से ईरान को कुछ मुआवजा दिला देगा। मुआवजे की कट मनी से पाकिस्तान का खाली कटोरा भी थोड़ा बहुत भर लेगा। मुनीर का ये दांव भी फेल हो गया है। तभी मुनीर के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कराची के 10-12 कारोबारियों को उठाकर $10 बिलियन का जुगाड़ करने में लग गए हैं। पाकिस्तानी बता रहे हैं मुनीर एंड कंपनी का ये एक और झूठा प्रोपेगेंडा है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1-2 बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। हमारी जो GDP है साल की वो कोई है 350 बिलियन, तो आप कह रहे हैं कोई 9% ऑफ GDP हर साल पाकिस्तान से निकल जाता है। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक फिगर मुझे लगती है, जस्ट बेस्ड ऑन आवर GDP नंबर। मगर ये कहना कि बस 2 बंदे को उठा लेना, ये नामुनासिब बातें हैं। और आई डोंट थिंक एक सुलझे हुए इंटीरियर मिनिस्टर की मुंह से ये ऐसी बातें आनी चाहिए। मुनीर को जाते जाते तेहरान वालों ने एक लेटर पकड़ा दिया है। लेटर में 40 दिन के नुकसान का हिसाब किताब है।
ईरान ने दावा किया है कि उसे युद्ध में 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईरान की पब्लिक पर 2000 से 3000 डॉलर का बोझ पड़ा है। ईरान की इकोनॉमी में 10% की गिरावट आने का अनुमान है। ईरान को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई में 10 से 12 साल लगेंगे। अकेले पेट्रोकेमिकल सेक्टर को 40 से 50 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। ईरान की रिफाइनरी और गैस प्लांट्स को 25 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। मुनीर के जरिए ईरान ट्रंप के जले पर भी नमक छिड़क रहा है। ईरान ने ड्रोन बनाने की रफ्तार बढ़ाने का दावा किया है। ईरान अब 10 गुना ज्यादा ड्रोन बना रहा है। ईरान युद्ध से पहले 10,000 ड्रोन हर महीने बनाता था। ईरान अब 11,000 ड्रोन हर महीने बना रहा है। ईरान लंबे और टिकाऊ युद्ध की तैयारी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के सस्ते ड्रोन के आगे अमेरिका के लिए लंबा युद्ध में टिकना आसान नहीं है। ट्रंप के युद्ध से निकलने के प्लान को नेतन्याहू भी बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं। इजरायल ने फिर साउथ लेबनान के नबातिये इलाके में बड़े हमले कर दिए हैं। इजरायल की बमबारी से साउथ लेबनान में इमारतें जल रही हैं, धुआं ही धुआं उठ रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर आखिरी दांव खेला है। ट्रंप का यह दांव अगर नहीं चला तो क्या होगा? ट्रंप कब तक ईरान को हराने के चक्कर में हॉर्मुज को बंद रखेंगे? 24 घंटे में हॉर्मुज से 20 टैंकर निकले हैं। 10 ओमान की खाड़ी से वापस लौट आए हैं। सेंटकॉम का दावा है कि 24 घंटे में हॉर्मुज से सिर्फ 10 टैंकर निकले हैं। ओमान की खाड़ी में नाका डाले बैठी अमेरिकन नेवी ने सभी को वापस लौटा दिया है। हॉर्मुज को अगर ट्रंप ज्यादा दिनों तक बंद करने पर अड़ते हैं तो चीन और ज्यादा धैर्य नहीं रख पाएगा। उसका 80% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से आता है। चीन ने ईरान और अमेरिका से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को कहा है। चीन ने दोनों देशों को समझाते हुए कहा है कि हॉर्मुज अहम समुद्री रास्ता है जिससे सभी देशों के हित जुड़े हुए हैं। यहां से जाने वाले तेल जहाजों और कार्गो जहाजों को सुरक्षित और स्वतंत्र आवाजाही की गारंटी दोनों देशों से जरूरी है। दूसरी तरफ ट्रंप जल्दी से जल्दी युद्ध में जीत का ऐलान करने को बेकरार हैं, मगर कैमरों के सामने बोल रहे हैं ईरान डील को छटपटा रहा है। सीज फायर के बाद पूर्वी तेहरान का मौसम बदलने लगा है। लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर सैर सपाटे के लिए निकल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। महिलाएं बिना हिजाब के घूम रही हैं। 40 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजरायल ने करीब 23,000 हमले ईरान पर किए। तेहरान के बड़े हिस्से को गाजा की तरह खंडहर बना दिया, मगर पूर्वी तेहरान के इस हिस्से में एक भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ, ना ही किसी ने बमबारी की। इसलिए यहां की रौनक कम नहीं हुई है। वहीं ईरान अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत निपटाने के बाद शहबाज शरीफ कटोरा लेकर अरब मुल्कों के चक्कर लगाने निकल पड़ा है। पाकिस्तान के पास यूएई के 3 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है। यूएई ने पाकिस्तान को 30 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया है। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले कटोरा सऊदी अरब के सामने रखा। कभी कोट पैंट के साथ टोपी पहनी तो कभी बिना टोपी के भागे। सबसे पहले जद्दा पहुंचे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मालिक बचा लो, 3 अरब डॉलर का सवाल है। जब तक कहोगे पाकिस्तान की सेना यहां ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के सामने बैठी रहेगी। जद्दा में सऊदी का भरोसा मिलने के बाद शहबाज शरीफ सीधा मदीना पहुंचे। वहां के गवर्नर प्रिंस अब्दुल अजीज अल सऊद के सामने कटोरा फैलाया, पैंट शर्ट उतारा, टोपी सलवार कमीज पहनी। आंखें बंद कर शहबाज मियां ने एक ही मन्नत मांगी, कुछ भी हो जाए 21 अप्रैल से पहले सऊदी से कटोरे में 3 अरब डॉलर मिल जाए। मदीना से शहबाज शरीफ सीधे कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। दोहा में कतर के अमीर हमाद अल थानी के आगे फिर कटोरा रखा, क्योंकि सऊदी से पाकिस्तान ने 5 अरब डॉलर मांगे थे। सऊदी ने कटोरे में सिर्फ उतने ही डाले जितने में वो दुबई वालों का कर्जा उतार सके। इसलिए शहबाज को दोहा में डेरा डालना पड़ा। सऊदी वाले तो पुराने व्यापारी ठहरे, पाकिस्तान को नया कर्जा देने के लिए नई शर्त जोड़ दी। खासतौर पे जब यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो इनके पसीने छूट गए थे। फिर ये सऊदी अरब के पास गए, इन्होंने कहा जी जो कहते हैं जैसे कहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी शराइत रखी, इन्होंने फौरी तौर पे वहां पे मजीद फौज भेजी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जंगी तैयारे वहां पे तैनात किए। कौम को इन्होंने बताया नहीं, सऊदी अरब ने यह खबर दे दी।
अब मामला यह है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। मुनीर और शहबाज ने दो अलग अलग मोर्चे पकड़ लिए हैं। मुनीर का काम है ईरान को ब्लफ देकर डील कराना, ट्रंप को खुश कर पाकिस्तान के लिए खैरात का जुगाड़ करना। दूसरी तरफ मुनीर ने शहबाज को टास्क दिया है अरब मुल्कों से जितना हो सके उतना उधार लाना। मुनीर के सिर पर ट्रंप का हाथ है, शहबाज शरीफ रेगिस्तान में इधर उधर हाथ मार रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों को गालियां दे रही है, सबको चोर बता रही है। श्रीलंका की तरह करना पड़ेगा। आप नहीं सर करेंगे? वैसे ही निकलेंगे, सारे ही निकले ना। एक के दो के बोलने में कुछ नहीं होता। जब तक पूरी मुट्ठी एक नहीं होगी ना, जब तक ऐसा काम नहीं होगा मेरे भाई।